नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग मानव रोग का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानव रोग से संबंधित विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, फंगल डिजीज तथा प्रोटोजोआ जनित रोग, इन सभी रोगों का अध्ययन किया था। आज हम लोग इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण रोगों का अध्ययन करेंगे जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिनी माटा रोग को देख लेते हैं। यह जो मिनी माटा रोग होता है, यह पारे की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। यह रोग सबसे पहले जापान के मिनी माटा खाड़ी में देखा गया था। क्योंकि जो जापान का मिनी माटा खाड़ी है, वहाँ के पर एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री से पारा का रिसाव होना शुरू हो गया और वह पारे का रिसाव मिनी माटा खाड़ी में जाकर के मिल गया और मिनी माटा खाड़ी में पारे की अधिकता पाई गई, जिससे वहाँ की जो मछलियाँ थी उनमें भी यह पारा चला गया। और चूंकि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, वह मछलियों पर ही अपनी जीवन यापन करते थे। तो जब वहाँ के लोग वहाँ की मछलियों का सेवन करना शुरू कर दिए, तो उनको यह पारा से युक्त जो मछलियाँ थी, इसके कारण उनके शरीर में भी पारा का अधिकता पाया गया, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न हो गया। क्योंकि यह रोग मिनी माटा नामक खाड़ी से ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ, इसीलिए इस रोग का नाम मिनी माटा रोग रखा गया। और इस रोग से जो ग्रसित रोगी थे, उनके शरीर के जो होंठ तथा जीभ थे, यह काम करना बंद कर देते थे तथा साथ ही बहरापन, आंखों में धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी उनके अंदर देखने को मिला था। अब हम लोग इटाई इटाई रोग को देख लेते हैं। जो यह इटाई इटाई रोग होता है, यह कैडमियम की प्रदूषण से होता है। और यह जो होता है रोग, यह अस्थियों एवं जोड़ों की सबसे अधिक खतरनाक बीमारी होता है। क्योंकि इसमें जो अस्थियां एवं जोड़ें होती हैं, उसमें तीव्र दर्द उत्पन्न होता है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इटाई इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है या किसके प्रदूषण से होता है। तो यह कैडमियम के प्रदूषण से होता है। अब हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी को देख लेते हैं। यह बीमारी जब पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता पाई जाती है, तो उसी के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब हम लोग ड्राप्सी नामक बीमारी को देख लेते हैं। जो ड्राप्सी बीमारी होता है, यह सरसों के बीज में जब आर्जिमोना मैक्सिकाना का प्रयोग किया जाता है, तो इसकी अधिकता से यह ड्राप्सी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। जो सरसों का बीज होता है, इसके साथ जब आर्जिमोना मैक्सिकाना मिलाया जाता है, तो सरसों का जो तेल होता है, वह उसमें थोड़ा चमकदार देखने को मिलता है, वो थोड़ा उजला हो जाता है और फ्रेश दिखने लगता है। तो उसको अच्छा दिखने के लिए ही आर्जिमोना मैक्सिकाना का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके प्रयोग से जो सरसों का तेल होता है, उसका जब मनुष्य सेवन करता है, तो उसके अंदर ड्राप्सी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यह कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेता है। और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो आर्जिमोना मैक्सिकाना है, यह किसकी प्रजाति होती है। तो यह मैक्सिकाना जो होता है, यह पोस्ते की एक प्रजाति होती है। अब हम लोग हिस्टीरिया को देख लेते हैं, जिसको हिंदी में वातोत्माद भी कहते हैं। यह रोग जो होता है, यह सामान्यतः महिलाओं में पाया जाता है। और यह उन महिलाओं में पाया जाता है जो अविवाहित महिलाएं होती हैं। क्योंकि यह जो रोग होता है, यह जनन अंगों से संबंधित होता है, सेक्सुअल रोग होता है, सेक्सुअल डिजीज होता है। और इसमें जो महिलाएं होती हैं, उनके अंदर बेचैनी, घबराहट, कपकपी अथवा जोर से हंसना या फिर जोर से रोना जैसे लक्षण देखने को मिलता है। यह रोग बाद में शादी के हो जाने से स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाता है। अब हम लोग सिलिकोसिस को देख लेते हैं। जो सिलिकोसिस रोग होता है, यह फेफड़े से संबंधित रोग होता है। यह रोग जब धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन में पहुंचता है, तो यह मनुष्य के फेफड़े को पूरी तरह से प्रभावित करता है। इसलिए यह रोग जो होता है, यह फेफड़े से संबंधित होता है। और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग आयोडीन को देख लेते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, यह घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग में जो गला होता है, वह पूरी तरह से प्रभावित होता है। इसमें जो गर्दन होता है, जो गला होता है, वह फूल करके पूरा मोटा हो जाता है। और यह जो आयोडीन होता है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अब हम लोग बेरी बेरी नामक रोग को देख लेते हैं। जो बेरी बेरी नामक रोग होता है, यह विटामिन B1 की कमी से होता है। और इसमें जो प्रभावित होने वाला अंग है, वह तंत्रिका तंत्र है। यह जो रोग होता है, जब आहार में थियामिन की कमी पाई जाती है, तब यह रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी जब पालिश किया गया चावल जो होता है, जब चावल को अत्यधिक पालिश कर दिया जाता है, तो उस चावल में विटामिन B1 अर्थात थियामिन की अल्पता देखने को मिलती है। यानी उसमें यह थियामिन की कमी पाई जाती है, जिसके सेवन से यानी पालिश किए गए चावल के सेवन से व्यक्ति के अंदर बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग भोजन विषाक्तता को देख लेते हैं, फूड पॉइजनिंग, जिसको बॉटुलिज्म भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग होता क्या है।
तो ऐसा भोजन जिसको हमारा शरीर ऑब्जर्व नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको बाहर की तरफ निकाल देता है, उसे हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई भोजन किया और वह भोजन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, उसको वॉमिटिंग के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से या फिर दस्त के माध्यम से उसको बाहर निकाल देती है, तो वह फूड फूड पॉइजनिंग के नाम से जाना जाता है। यह जो फूड पॉइजनिंग होता है यह साल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। अब हम लोग कैंसर को देख लेते हैं। जो कैंसर होता है यह मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में या फिर त्वचा से लेकर के अस्थि तक कोई भी कोशिका होती है, उन कोशिकाओं में जब अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है तो उस अनियंत्रित वृद्धि के कारण कोशिकाओं में गुच्छा बन जाता है, जिसको सिस्ट के नाम से जानते हैं। और यही अनियमित कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है इसे ही कैंसर के नाम से जाना जाता है। कैंसर जो होता है यह एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी होती है, जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण उत्पन्न होता है। कैंसर जो होता है यह सामान्यतः यकृत या मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग यकृत एवं मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। तो ये जो कैंसर होता है यह ज़्यादातर यकृत और मस्तिष्क में नहीं होता है। अब हम लोग एक टीके की बात कर लेते हैं जो कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस इन तीनों में मदद करता है, यानी इन तीनों से बचाव करता है। तो जो डीटीपी का टीका है, डीटीपी का टीका यह नवजात शिशु को लगाना चाहिए, और इसको लगाने से जो डिप्थीरिया, काली खांसी जिसको कुकर खांसी भी बोलते हैं, और टिटनेस इन तीनों से बचाव होता है। हम लोग दिल का दौरा देख लेते हैं जिसको हृदय घात भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हार्ट अटैक बोलते हैं। यह जो हृदय घात होता है जब रक्त धमनियों में, यानी जो धमनी होता है रक्त को ले जाने और ले आने की कार्य करता है, तो जब उन धमनियों में रक्त जम जाता है जिसके कारण हृदय की जो पेशी तंतुएं होती हैं उनमें रक्त सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है, तो इससे हृदय में दर्द शुरू उत्पन्न हो जाता है, यानी दर्द होने लगता है। और यह हृदय में दर्द जो होता है इसको हृदय शूल के नाम से जाना जाता है। हृदय रक्त संचार, यह जो रोग होता है इसमें जो हृदय होता है वह रक्त संचार नहीं कर पाता है, यानी जो हृदय होता है जो पंपिंग करता रहता है, यानी सिकुड़ता है फिर फैलता है, यह क्रिया जो है आकुंचन एवं प्रसरण की क्रिया यह पूरी तरह से नहीं कर पाता है, जिससे जो हृदय गति होती है वह रुक जाती है। तो इस रोग को हृदय गति का रुक जाना या फिर हृदय घात भी कहा जाता है। हृदय घात को इंग्लिश में हार्ट अटैक बोला जाता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो दिल का दौरा पड़ता है, हृदयघात होता है, तो उसके पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है, तो उसके पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम सबसे आवश्यक होता है, यानी जब किसी को हृदय से संबंधित रोग होता है तो उसे पोटेशियम संबंधित जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका अत्यधिक सेवन करना चाहिए। पोटेशियम का नियमित रूप से सेवन करने से यह रोग काफ़ी ज़्यादा रुक जाता है। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि हृदय रोग से संबंधित कौन सा औषधि प्रयोग किया जाता है, तो जो बीटा ब्लॉकर औषधि होता है यह हृदय घात से बचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जो यह पोटेशियम होता है, यह पोटेशियम न केवल हृदय से संबंधित रोगों को बचाता है, बल्कि पोटेशियम जो होता है यह उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उससे भी बचाव करता है, यानी उसमें भी ये मददगार सिद्ध होता है। हम लोग यह देख लेते हैं कि जो कैप्सूल हम लोग खाते हैं, कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है। तो जो कैप्सूल का बाहरी आवरण होता है वह मंड का बना बना होता है, स्टार्च का बना होता है। क्योंकि स्टार्च का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो ये स्टार्च होता है जब पेट में जाता है तो आसानी से गल जाता है, और आसानी से गल जाने के कारण पूरे शरीर में वो अच्छे तरीके से फैल जाता है। यह जो कैप्सूल होता है इसको हिंदी में संपुट के नाम से भी जानते हैं, संपुट बोलते हैं। हम लोग मक्का में जो कुछ लोग होते हैं उसको देख लेते हैं। जो मक्का होता है, मक्का के पत्तियों में कभी कभी देखते हैं हम लोग वो पत्तियां सफ़ेद पड़ जाती हैं, तो वो जो सफ़ेद पत्तियां होती हैं उसका मूल कारण होता है जिंक। जब जिंक की कमी पाई जाती है तभी मक्के की पत्तियों में सफ़ेद उत्पन्न हो जाता है, सफ़ेद धब्बा उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग पायरीला को देख लेते हैं। जो पायरीला होता है यह एक छोटा सा पतंगा होता है जो कि गन्ने की पत्तियों में तथा उनके तनों में पाया जाता है। यह गन्ने के खेतों में अक्सर देखने को मिलता है, और यह पायरीला नामक जो छोटा पतंगा होता है यह गन्ने के पत्तियों को या फिर तनों को चूसता है, जिसके कारण उसका जो गन्ना होता है उसका विकास रुक जाता है, वह छोटा हो जाता है, या फिर उसमें रेड कलर का रंग उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है उसको देख लेते हैं। आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है यह भी एक अजैविक रोग है। यह रोग भंडारण के समय जब आलू का भंडारण किया जाता है उसमें जब ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, यानी ऑक्सीजन उपलब्धता जब कम होता है, इसके कारण आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग हो जाता है। तो हम लोग इबोला वायरस को देख लेते हैं। यह जो इबोला वायरस है यह बहुत ही प्राणघातक विषाणु होता है, सबसे डेंजरस विषाणु होता है। यह जब किसी व्यक्ति के अंदर हो जाता है तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है,
और उसका जो शरीर होता है पूरी तरह से कट कट के एकदम पूरा तरह से गल जाता है उसका शरीर। तो यह जो इस इबोला वायरस है इसकी पहचान सबसे पहले 1976 ईस्वी में इबोला नदी जो कांगो में पाई जाती है, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह इबोला नदी में सबसे पहले इसकी पहचान किया गया था। वहीं पर एक गांव है इबोला, वहीं पर इसको देखा गया था। इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा था। और डब्ल्यूएचओ ने इस इबोला को अगस्त 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा के रूप में घोषित किया था। अब हम लोग जीरोफ्थैल्मिया को देख लेते हैं। जो जीरोफ्थैल्मिया होता है यह आँख से संबंधित बीमारी होता है। इसमें जो आँख की कार्निया होती है वो पूरी तरह से सूख जाती है। यह जो जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है यह विटामिन ए या फिर रेटिनॉल की कमी से पाया जाता है, जिससे नेत्र की कार्निया जो होती है इसकी कोशिकाएं एकदम सूख जाती हैं।